नमस्कार। शाम को 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। कल कामला के बारे में चर्चा की गई थी। आशा है आपने उसका लाभ ज़रूर उठाया होगा। अब आइए, कुछ क्वेश्चन है मेरे सामने। डॉक्टर पंकज शुक्ला ने पूछा है, उनका कोई एक पेशेंट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 7.3 mg है और थंब में पेन है, ऑन मूवमेंट में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। निश्चित है ये लक्षण गाउट के हैं। आयुर्वेद में इसको वात रक्त कहा है और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने से यूरिक एसिड की उत्पत्ति होती है और यह यूरिक एसिड संधियों में एकत्रित होकर के वेदना की उत्पत्ति करता है। आम वात जैसे लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। इसमें खास बात यह है कि अंगूठे से या पैरों की अंगुलियों से यह रोग प्रारंभ होता है और जैसे मूसक विष नीचे से ऊपर की ओर विसर्पित करता है, वैसे ही दर्द इसमें होता है। पादयोः मूलमा स्थाय कदाचित हस्तयो अपि आँखों विषमयो क्रुद्धम तद्देहम उपसर्पति। रक्त मार्ग निहंत्यासु सागा संधिषु मार्गताः निवसान्य अन्योन्यम आवार विदा निवसान्य अन्योन्यम आवार। रक्त मार्ग निहंत्यासु, रक्त मार्ग जहाँ संधियाँ होती हैं वहाँ टेढ़ा स्थान होता है, वहाँ रक्त कुछ देर के लिए रुकता है और वहीं पर यूरिक एसिड कलेक्ट होकर के ये व्याधि की उत्पत्ति करता है। और ऐसे कारण जिसमें पैर हमेशा लटके रहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की अधिक सवारी करना, स्कूटर की अधिक सवारी करना, साइकिल अधिक चलाना, जिसमें पैर लटके हों। प्राचीन काल में हाथी घोड़ा की आदि सवारी होती थी तो उनको भी कारण के रूप में लिया गया है। हस्तस्योष्ट्रैर्गच्छतश्चास्तस्विदैहन्नं सविदाहो स्नस्य कृष्णं रक्तं भेदत्ताजु तच्च सृष्टं दुष्टं पादेयुश्चेते तो तत्संप्रक्तं वायुना दूस्तेन तत्प्रबल्यादुच्यते वातरक्तम। और वातरक्त की चिकित्सा, चूँकि अपने अपने कारणों से वात और शोणे दोनों ही दूषित होते हैं, इसलिए इसमें वायु और रक्त की चिकित्सा की जाती है। खास तौर से तो रक्त मोक्षण सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है। वाया प्राप्यदा कफासक पित्तानि संदूस्ते वायुः तई बद्ध मार्गा सातदा विसर्पत्य लिंगम श्वेतम करति। ये सूजन भी उसमें आ जाती है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वाह लेपाभ्यंग सेकोपनाहि वात सुणजम विरेक स्थापन स्नेह पानी गंभीरम चापेत। यानी इसमें विरेचन, वस्ती और रक्त मोक्षण, ये 3 विशिष्ट चिकित्सा इसमें की जाती है। और वाह लेपाभ्यंग सेकोपनाहि वात सुणजम विरेक स्थापन स्नेह पानी गंभीरम आचरेत द्वयोः मुंचेद सृक सूच्य अलाम्बुजलौकसाः देशाद्देशं ब्रजे श्राव्यं श्राभि प्रच्छनेन्वा अंगग्लानोचन श्राव्यं रूक्षे वातोत्तरे चयत। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सबसे पहले पंचित घर से आभ्यंतर स्नेह पान दे करके विरेचन करा दें। विरेचन के बाद वस्ती का प्रयोग, वस्ती में शोधन वस्ती इसमें दी जाती है। और फिर रक्त मोक्षण जलौका से, श्रृंग से या सिराबेद से, जैसा रोगी की अवस्था हो उसके अनुसार से कराना चाहिए। और जो आम वात का ट्रीटमेंट है वो भी इसके लिए मुफीद होता है। तो इसमें पंचकोल का क्वाथ लगातार देना चाहिए, जिससे दीपन पाचन होगा, आम का पाचन होगा और परिणाम स्वरूप आम के पाचन होने से जो डिपोजिशन है आम का वो नहीं होगा और इस तरीके से रोगी को आराम प्राप्त होगा। और इसके लिए कैशोर गुगुलू, सिंहनाथ गुगुलू दिन में 2 बार, 2 गोली दिन में 2 बार। पंचकोल क्वाथ जैसे मैंने बताया इसको देना ही है। इसके अलावा आम वातारी रस
225 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम एक एक पुड़िया दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा गिलोय के योग, गिलोय घनबटी या अमृता गुग्गुलू, इसका भी सेवन यूरिक एसिड में निरंतर कराना चाहिए। और जो प्रोटीन सब्सटेंस है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोटीन सब्सटेंस बहुत कम खाने के लिए दालें बिल्कुल बंद कर दें, इससे रोगी को आराम प्राप्त होगा। शुभम एस पवार जी ने एनोस्मिया की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। एनोस्मिया का मतलब होता है स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल या पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल। ये जो है कभी कभी ब्रेन में एक्सीडेंटल ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से ये लक्षण रोगी में मिल सकते हैं। और कभी कभी इन्फेक्शन से और नोज़ के ब्लॉकेज होने से भी एनोस्मिया के लक्षण मिल सकते हैं। ऐसी अवस्था में कारण को देखते हुए इलाज करना चाहिए। यदि माइल्ड एक्सीडेंटल नहीं है, ब्रेन में कोई इंजरी नहीं है, तब तो आराम से आप नस्य कर्म इसमें कराना श्रेष्ठ होगा। 2 दिन स्नेह नस्य, तीसरे दिन शोधन नस्य का प्रयोग करें। शोधन नस्य में पिपली, अपामार्ग, शिग्रू, वचा, विडंग, इन्हीं में से कोई भी 2 मेडिसिन लेकर के चूर्ण बना लें। 2 चम्मच एक दिन पहले, नस्य देने के पहले 1 दिन पहले उसको थोड़ा पानी में डाल के भिगो के रख दें। प्रातःकाल मसलें, छाने और ये औपीड़न नस्य हुआ। 6 बूंद की मात्रा दिन में 2 बार। 2 दिन स्नेह नस्य अनुतैल से और तीसरे दिन शोधन नस्य इन औषधियों से देना चाहिए। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, ये भी बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम और त्रिभुवन की तरस 60 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा बना के दिन में 2 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। नस्य कर्म इसके लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। विबंध हो तो विरेचन करा दें, अन्यथा रात्रि में हल्का रेचक द्रव्य एरण्य भ्रष्टरित की या अमलतास के गूदा से हल्का विरेचन करा दें, तो उससे पेशेंट को ठीक रहेगा। ब्लॉकेज ऑफ द नोज है वो ख़त्म हो जाएगी। कम से कम नस्य का कोर्स 21 दिन का जरूर कराएं, और अगर ठीक ना हो तो 7 दिन का गैप दे के पुनः 21 दिन नस्य कराएं, इससे ठीक होगा। डॉक्टर विनम्र शर्मा, इन्होंने ट्रीटमेंट फॉर नॉन सिंपैथेटिक HBsAg अगर पॉजिटिव हो तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। HBsAg के पॉजिटिव होने पर निश्चित रूप से हेपेटाइटिस बी वायरस से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। अगर ये पॉजिटिव है तो समझ लीजिए कि इसको हेपेटाइटिस बी है, और ऐसा आदमी दूसरे को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है ब्लड के थ्रू। इंजेक्शन मान लीजिए लगाया, उसी इंजेक्शन से दूसरे को लगाया तो ब्लड के थ्रू ये फैल सकता है। प्रिकॉशन उसमें रखना चाहिए। तो ये एक्चुअली हेपेटाइटिस बी का एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट देने वाला ये परीक्षण है, जिसे हम बोलते हैं HBsAg। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले आप इसको विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद इसमें लेखन और शोथहर वस्ती देना ज़रूरी है। शोथहर में मैंने कई बार बताया है, शोथहर वस्ती इसमें वरुणादि क्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ 50-50 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा बना लें। अब मैं एक तरीका बताता हूँ। एक चिकित्सक ने पूछा है कि भाई औषधियों का मात्रा भी आप बताइए, तो मैं एक सिद्धांत आपको बताता हूँ कि मान लीजिए 300 ml आपको काढ़ा बनाना है। 300 ml काढ़ा बनाना है तो आपको कम से कम 150 ग्राम औषधि लेनी पड़ेगी। 150 ग्राम औषधि, और इसका 8 गुना लगभग 1200 ml होता है। 8 गुना लगभग 1200 ml, तो 1200 ml पानी 150 ग्राम की औषधियों में डाल करके
और 300 ml शेष रहने तक, चतुर्थांश शेष रहने तक काढ़ा बना लीजिए। तो ये हर उसमें लागू होगा। तो आपको मात्रा का संयोजन आपको खुद करना है। मान लीजिए 3 औषधियाँ हैं और 150 देना है तो 50-50 ग्राम 3 औषधियाँ हो जाएंगी। मान लीजिए 4 औषधियाँ, तो उस अनुपात से आपको मात्रा डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको सिद्धांत याद रखना है, जितना काढ़ा है उसका 8 गुना पानी, चतुर्थांश शेष रहने तक आप काढ़ा बनाना है। तो वैसे ही इसमें भी आप जैसे मैंने बताया कि आपको वरुणादिक्वाथ, और तो वरुणादिक्वाथ 75 ग्राम लेना पड़ेगा। 75 ग्राम आपको तृणपंचमूल काढ़े की दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और फिर 1200 ml पानी डाल करके 400 ml शेष रहने तक इसको पका लीजिए। और फिर इसमें त्रिफलाघृत 50 ml, शहद 50 ml और यवक्षार 50 ml, अगर गोमूत्र मिल जाए तो गोमूत्र 50 ml भी डालें। तो इससे निश्चित रूप से जो स्वेलिंग है और जो पेशेंट को फैटी लीवर भी है, उसमें निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने बताया, आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसके लिए मैंने बताया विरेचन कर्म, शोथ हरबस्ती, और औषधि योगों में शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, यकृत प्लिहारी लौह 250 मिलीग्राम, और ये दोनों मिला करके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यकृत प्लिहारी लौह 250, शिलाज इत्यादि लौह 250, शोथारी लौह 250, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं इनका सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी लिव 52 या एमलीक्योर डीएस 2 गोली दिन में 2 बार। और भूमि आमल की क्वाथ, ये बहुत ही उपयोगी है इसके लिए। भूमि आमल की क्वाथ 20 ml, रोहित का रिस्ट 20 ml, 40 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। खान पान में परहेज कराएं। निदानम पर ये निदान जो है, जो तली मली चीज़ें या फैटी सब्सटेंस या फास्ट फूड आदि जो सेवन करते हो वो बिल्कुल बंद कर। अल्कोहल यदि कोई सेवन कर रहा हो, टोबैको सेवन कर रहा हो, स्मोकिंग करता हो, ऐसे जो इसके लिए लीवर में परेशानी पैदा कर सकते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर KN गंगवार, उनका एक पेशेंट है, 52 ईयर्स, ओवरवेट है, ईसनोफिल उसका बढ़ा हुआ है और फैटी लीवर ग्रेड 2 है। तो इसमें चूँकि ईसनोफिल बढ़ा हुआ है तो इसके लिए काढ़ा बहुत उपयोगी है, जिसका हम प्रयोग करते हैं बार बार। इसमें कंटकारी गिलोय अमुलहटी, जीर्ण ईसनोफिल बढ़ा हो, खांसी आती हो, ठीक ना हो, तो इस काढ़े का सेवन आपको करना है। इससे रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा वो ओवरवेट है, ओवरवेट के कारण फैटी लीवर है, तो जो ऊपर अभी मैंने जो चिकित्सा बताई वो सारी चिकित्सा विरेचन, शोथ हरबस्ती और लेखन ट्रीटमेंट आपको इसमें करना है। लेखन बस्ती इसके लिए श्रेष्ठ है क्योंकि ओवरवेट भी है। तो लेखन बस्ती में त्रिफला, वायुविडंग और गिलोय, त्रिफला, वायुविडंग, गिलोय, इनको 50-50 ग्राम लेके 150 ग्राम हो जाएगा। 8 गुना पानी 1200 ml डाल करके, और जब 300 ml बचे तब छान लीजिए। और इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, यवक्षार 50 ml दे करके इसका सेवन कराएं। तो लेखन बस्ती है ये, और शोथर बस्ती भी है। तो इसमें दोनों में लाभ होगा, ओवरवेट में भी लाभ होगा और जो फैटी लीवर ग्रेड 2 है उसमें भी लाभ होगा। इसके अलावा मेदोहर गुग्गुलू, गोक्षरादि गुग्गुलू 2 गोली दिन में 2 बार। और खाने के लिए चूर्ण तैयार कर लें, उसमें त्रिफला, गिलोय और विडंग तीनों को 100-100 ग्राम लेके 300 ग्राम हो जाएगा। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। डॉक्टर योगेश महाजन, इन्होंने एरन तैल और जो मिल्क मिला करके हम विरेचन के लिए देते हैं, तो कब देना चाहिए, इनका पूछने का तात्पर्य है। तो उचित है, अगर आप विरेचन के लिए दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 30 से 40 ml आपको कैस्टर ऑयल लेना पड़ेगा, 50 ml दूध लेना पड़ेगा। तो दिन में
कई बार 3-4 बार मोशन हो सकते हैं, इसलिए प्रातःकाल खाली पेट में दें। और जब आपको 20 ml 15 ml एरन देना है दुग्ध के साथ, तो रात्रि को दे सकते हैं, क्योंकि रात्रि में डिस्टर्ब ना हो पेशेंट का, प्रातःकाल उठे और 2-3 मोशन उसमें हो जाए। लेकिन ज़्यादा यदि कैस्टरॉयल होगा तो कई बार मोशन जा सकता है, इसलिए प्रातःकाल पेशेंट को देना चाहिए खाली पेट में। डॉक्टर मोनिका चिटनिविश, इन्होंने स्नोरिंग, जो गले में घुराटे लोग भरते हैं रात को सोते टाइम, निश्चित रूप से, और फैमिली के लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ये ख़ास तौर से जो ओवरवेट वाले पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा स्नोरिंग पाई जाती है। तो आपको निश्चित है आपको लेखन वस्ती यहाँ देना पड़ेगी। बवन विरेचन तो बहुत ही लाभ करेगा। बवन विरेचन कराने के बाद लेखन वस्ती दीजिए, ओवरवेट ठीक होगा, साथ में जो गले में डिपॉजिट होता है मेद, वो भी नष्ट होगा। तो बमन विरेचन और लेखन वस्ती। इसके अलावा इसमें अजवाइन और पिपली, अजवाइन पिपली बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन करें। नस्यकर्म के रूप में इसमें इंद्रिय वर्धक नस्य या अणुतैल से भी नस्य आप दे सकते हैं। और थोड़ा समझेंगे कफाधिक हो तो षडबिंदु तैल 6-6 बूंद दिन में 2 बार पेशेंट को डालने को बोलें। इससे प्रभुत मात्रा में कफ निकलेगा और स्नोरिंग भी रोगी में कम हो जाएगी। डॉक्टर कृष्ण कुमार चौरसिया जी ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है। तो फंगल इन्फेक्शन मैंने कल चर्चा आई थी। ये नाखून और स्किन जहाँ मिलते हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन अधिक मात्रा में होता है, और मैंने बताया था गंधक द्रुति लगाने के लिए। और कोशिश तो ये करें कि पूर्णतः संशोधन करा दें। संशोधन कराने के बाद फिर औषधियों का प्रयोग करें। आरोग्यवर्धनी पंचनिम्ब बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, आर्टिप्लेक्स मोहा लोशन 2-3 बार लगाएं। बराबर ट्रीटमेंट आप करें और निम्ब पत्र क्वाथ से प्रक्षालन करवाएं। प्रक्षालन करने के पश्चात ही फिर आप मैंने जो आपको आर्टिप्लेक्स लोशन बताया उसको लगाना चाहिए दिन में 3-4 बार। उससे निश्चित रूप से आपको आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर निर्मला स्वाल, ये नेपाल से हैं। चेहरे के अनवांटेड जो बाल हैं चेहरे में उत्पन्न हो जाते हैं लेडीज़ में, उसको कैसे निकालें। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसा होता है। तो इसका तो इलाज ये है कि सबसे पहले संशोधन कराएं। बमन विरेचन और वस्ती में एरन मुलादी वस्ती का प्रयोग करें। हो सकता है इससे हार्मोनल बैलेंस ठीक हो और बाल आना बंद हो जाए। तो निश्चित रूप से ये खास तौर से हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, तो हार्मोन्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर वंदना पाठक, इन्होंने बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ग्रेड 4 के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। इसके लिए पहले आप विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर लेखन वस्ती का प्रयोग कराएं। लेखन वस्ती तृण पंचमूल, त्रिफला, वायविडंग और गिलोय। तृण पंचमूल, त्रिफला, वायविडंग और गिलोय, इनकी 50-50 ग्राम की मात्रा लेकर के काढ़ा बना लें 300 ml। और इसमें गोमूत्र अर्क 50 ml, त्रिफला घृत 50 ml, युवक क्षार 10 ग्राम डाल के बस्ती लगाएं। बस्ती से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। एक योग भी मैंने बताया था अनुभूत, जो भुट्टे होते हैं मकई के, उनके आगे बाल होते हैं, उन बालों को कलेक्ट करके सुखा लें। सुखाने के बाद इसको जला दें और फिर ये जो भस्म बनेगी इसकी कैप्सूलिंग कर लें 1000 की,
और 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार देवें। इससे भी पेशेंट को आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा त्रिफला, वायविडंग और गिलोय और गोक्षुर, त्रिफला, वायविडंग, गिलोय और गोक्षुर, इनका चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को दें। इससे निश्चित रूप से आराम होता है। एक प्रोस्टीज टैबलेट है चरक की, वो भी बहुत उपयोगी है। प्रोस्टीना भी बहुत उपयोगी है। इनका भी साइड बाय साइड आप प्रयोग करें, लेकिन पंचकर्म कराने के पश्चात निश्चित रूप से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ओम प्रकाश तिवारी जी ने अंगूठे में अंगूठे के जो नाखून, उसमें विकृति आ गई है। मुझे लगता है ये भी फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैंने बताया। आप नींबू पत्र से काढ़े से उसका प्रक्षालन करें 2-3 बार दिन भर में, और गंधक द्रुति उसमें लगाएं तो उसमें निश्चित रूप से आराम होगा। इसके अलावा कैशोर गुगुलू आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। आनंद आयुर्वेद वालों ने पोटेशियम अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? इसे हाइपर कैलमिनिया भी कहा जाता है। निश्चित रूप से आयुर्वेद में एग्जैक्टली अगर हाइपर कैलमिया है तो पर्टिकुलर चीज़ क्या देंगे ये ज्ञात नहीं है, लेकिन सिम्टम्स के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे पेशेंट को टायर्डनेस, वीकनेस, नम्बनेस, नासिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन और ये लक्षण मिलते हैं, तो इस लक्षणों को देख करके लक्षणानुसार, क्योंकि अब इसका नाम, इस नाम से तो कोई व्याधि है नहीं, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया है। विकारा नाम अकुशलो न जीवात कदाचन, न ही सर्व विकारणा नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति, सयोग कुप्ता दोषा समुत्थान विशेषाः, स्थानांतरण गतस्यो जनयत्याम्यान बहून, तस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च, समुत्थान विशेषा से बुद्धा कर्म समाचरित। लक्षणों को देख करके, दोषों का ज्ञान करके और ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। और इसमें जैसा लक्षण है, टायर्डनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, तो निश्चित इसमें व्याधि क्षमत्व बढ़ाने वाली चिकित्सा आप दे सकते हैं। खासतौर से सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, बृहत कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम और योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये 1-1 पुड़िया दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ दें। हो सकता है इसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम की मात्रा हो और फ़ायदा करें। तो एक मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये औषधियाँ देने से निश्चित रूप से रोगी को आराम होगा। और चूँकि आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपको तो तत्काल पेशेंट को ठीक करना है, नहीं तो वो तो चला जाएगा। तो इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, इसकी 2.5 ग्राम की मात्रा दिन में 2 बार सेवन कराएं। 50 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर पानी में घोल दें और इसी पानी को दिन भर पिलाना चाहिए। इससे टायर्डनेस, कमजोरी भी जाएगी और पोटेशियम की कमी भी दूर होगी। इसके अलावा 50 यूनिट इंसुलिन भी इसमें दिया जाता है। इंट्रावेनस से कैल्शियम ग्लूकोनेट को भी शीघ्रता से प्रवेश कराना चाहिए। 5% ग्लूकोज शरीर में तीव्रता से पहुंचाएं और साथ ही साथ लक्षणानुसार चिकित्सा ये करें। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो एज ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर आपको करना चाहिए। साथ में जो मैंने सिद्ध मकरध्वज का योग बताया उसका भी आप प्रयोग करें। राजेंद्र कुंद्रा जी ने, डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी ने पूछा है कि गुरुची का पत्र ग्राह्य है कि क्या लेना, स्टेम लेना चाहिए? तो स्टेम ग्राह्य है, स्टेम ही इसका प्रयोग है, तना का प्रयोग इसका करते हैं, चाहे वो सुरस निकालना हो या मैंने बताया था गुरुची सुरस क्षीर साहितम माहिश्रम घृतम। हलीमों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में गुरुची सुरस से सिद्धित माहिश घृत का सेवन करने का मैंने बताया था। तो वहाँ पत्र नहीं लेना है, स्टेम को लेकर के
स्टेम से ही सोरस इसका निकालना है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी, उन्होंने पूछा है क्वाथ द्रव्यों की मात्रा भी बताएं। तो मैंने आपको बताया, 1 भाग अगर द्रव्य हैं उनका कल्क बना लीजिए, तो 8 भाग पानी लेना है, चतुर्थांश शेष रहने तक काढ़ा बनाना है। अब जैसे 2 औषधियाँ हैं तो 75 ग्राम आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से 150 ग्राम हो गया, और इसका 1200 ml पानी ले लीजिए, और चतुर्थांश शेष रहने तक अर्थात 300 ml शेष रहने तक आप पकाएं। 3 औषधियाँ हैं तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू हैव टू डिसाइड हाउ टू डोज, हाउ शुड बी टेक। डॉक्टर विनोद पटेल, इन्होंने उदावर्त की चिकित्सा के बारे में पूछा है। उदावर्त जैसा आप जानते हो, कषाय तिक्तोष रुक्ष भोजी है, संधारण भोजन मैथुनिश्च पक्वासे कुप्यति चेते अपाना धोगानी स्रोतांसी बलि चरुद्धा करोति विन्न मारुत मूत्र संगम कुर्माद उदावर्त कृता सुगोरम। इसमें वात विन्न मूत्र इनका अवरोध हो जाता है, और इसकी बजाय अपान वायु नीचे न आकर ऊर्ध्वगमित होने लगती है, और ऊर्ध्वगमित होने के कारण हृदय में मानसिक रोग जैसे रोग की उत्पत्ति कर देते हैं। ततश्च रोगः ज्वर मूत्र कर्क्ष प्रवाहिका हृदय ग्रहणी प्रदोषाः वम्यांध बाधिर स्रोपितापः वातोद्राष्टिला मनोविकाराः तृष्णास पित्त रुचगुल्मका श्वास प्रतिष्ठाया अर्दित पाश रोगाः अन्य च रोगा बहु अनुत्था भवंतो उदावर्त कृतासुगुर। इस प्रकार के व्याधियाँ, साइड इफेक्ट्स उदावर्त के हो सकते हैं। वैसे लक्षणों में रुक वस्ति हृदय कुक्षि उद्रस्व भीक्षण सपृष्ट पार्श्वयो चाति दारुणा स्यात् आधमानम हृल्लास विकर्तिकास्य सोथो अविपाकस्य सवस्ति शोथा। ये लक्षण उदावर्त में मिलते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि अधोगति, अपान वायु की अधोगति करना है, तो इसके लिए आभ्यंतर स्नेहपान करा, दीपन पाचन औषधियाँ दीजिए, फिर आभ्यंतर स्नेहपान और विरेचक औषधियों का सेवन कराइए। आप आभ्यंतर स्नेहपान प्रारंभ करेंगे तभी से रोगी को आराम प्राप्त होना चालू हो जाता है। सर्वेशे तो विधिवतम उदावर्तेषु कृष्ण वायो क्रिया विद्या तभ्य स्वमार्ग प्रतिपत्तये। स्वमार्ग प्रतिपत्तये, अगर अपान वायु का जो उसका मार्ग है उसके अनुसार वो निकलना चालू कर देगी तो उदावर्त रोग ठीक हो सकता है। तो आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन कल्प कराइए। इसके अलावा इसमें शंखवटी, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, हिंगोष्टक चूर्ण भोजन के प्रथम ग्रास में आप सेवन कराएं। शिवाक्षार भोजन के आधा घंटे या 1 घंटे के बाद सेवन कराएं। इसके अलावा अगर घर में बनाना है तो हम बनवाते हैं स्याह जीरा 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम और काला नमक, छोटी हरड़, ये चारों को मिला के आप चूर्ण बना लीजिए। ये भी बहुत अच्छा उपयोगी है, ख़ास तौर से उदावर्त के लिए। ध्यान ये रहे कि अनुलोमन चिकित्सा आपको करना है। हिरण्य भ्रष्ट हरित की रात को सोते टाइम प्रतिदिन देवें, इससे उदावर्त रोग निश्चित रूप से शांत होगा। हमारे साथ हमारे चिकित्सक बंधु जुड़े हुए हैं, ज्ञान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे हमारे अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर अर्चना वर्मा, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर भूक्या आरती, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर शैलेश भलाला, विजय मित्तल जी, डॉक्टर पंकज शुक्ला, राज अग्रवाल, अर्चना जायसवाल जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, डॉक्टर आर इंडिया, शिल्पा पालस्कर जी, कविता शर्मा जी, विजय जाधव जी, ज्योतिबाला डामोर, डॉक्टर वैद्य आर.बी. प्रजापति जी, वंदना पाठक जी, हेमलता जी, सुनील रातौरी जी, शुभम एस पवार, विनम्र शर्मा जी, मनोरंजन साहू जी, विजय सैनी जी, राजेंद्र कुंद्रा जी ने, गुंजनवार शीतल गुंजनवार, विनेश्वरी श्रीवास्तव, मुकम्बिका रचना, कृष्ण कुमार जी चौरसिया, मुबिन मुल्ला जी, नारायण काला जी, डॉक्टर विकास चौधरी, पवन जोग, डॉक्टर अश्विनी कुमार बजाज, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, कविता शर्मा जी, ओम प्रकाश तिवारी, डॉक्टर बिंदु गुप्ता, गिरिराज प्रसाद शर्मा, संजय जी, सुकुमार जोशी जी और स्मिता पांडे, ये सब चिकित्सक प्रतिदिन
इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहें, ज्ञान के गंगा में हम डुबकी लगाते रहें, यही मेरी कामना है। अब आइए, आज हम चर्चा कर रहे हैं कृमि रोग पर। कृमि रोग भी एक बहुत ही कृच्छ साध्य व्याधि है। एक बार कृमि अगर पेट में हो जाए तो बहुत ही मुश्किल में इनका निराकरण हो पाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका वर्णन अथर्ववेद में बहुत विस्तृत रूप से आया है। कृमियों का वर्णन आयुर्वेद में जो कृमि बताए ही गए हैं, प्रत्येक संहिता में, चाहे वो सुश्रुत हो, चरक हो, वाग्भट हो, बृहत्त्रयी हो, लघुत्रयी हो, सभी में विस्तार से कृमि रोगों के बारे में उल्लेखित है। चरक ने भी विमान स्थान 7 में कृमि रोग का वर्णन दिया है। उनका और एक चीज़ और बताएं कि वैसे 2 प्रकार के कृमि होते हैं अगर टोटल देखा जाए। एक तो सहज कृमि जो कि हमारे लिए लाभप्रद हैं, हमारे गट्स में, इंटेस्टाइन में उपस्थित होते हैं, उनकी रक्षा करना चाहिए। और एक होते हैं जन्मोत्तर कृमि जो विकारजन्य होते हैं। तो हमें विकारजन्य जो कृमि हैं उनके बारे में हमको चिंता करना चाहिए। सामान्यतः कृमियों के भेदों के अंतर्गत देखें तो बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकार के कृमि आचार्यों ने वर्णित किए हैं। बाह्य कृमियों में जूं आदि का अंतर्भाव होता है। इसमें भी 2 भेद हैं, यूका और पिपीलिका। बाह्य कृमियों में यूका और पिपीलिका देखा होगा आपने। जो गंदे कपड़े पहनते हैं, बाल ठीक से नहीं रखते हैं तो जूं हो जाते हैं, पिपीलिका हो जाती हैं। जानवरों में भी ये बहुतायत में मिलते हैं। और आभ्यंतर कृमि आयुर्वेद में 3 प्रकार के बताए हैं, पुरीषज, कफज और रक्तज। पुरीषज के 5 भेद हैं, कफज के 7 भेद हैं और रक्तज के 6 भेद हैं। यानी जो आधुनिक में वर्म्स का वर्णन दिया हुआ है वो सारा का सारा आयुर्वेद में भी वर्णन उपलब्ध है। कुल 20 प्रकार की कृमियों का उल्लेख है। आभ्यंतर कृमि 18 प्रकार के और बाह्य कृमि 2 प्रकार के। इस तरीके से टोटल 20 प्रकार के कृमियों का वर्णन उपलब्ध होता है। आभ्यंतर कृमियों में हुक वर्म, राउंड वर्म, टैप वर्म और थ्रेड वर्म का अंतर्भाव होता है। प्रैक्टिकली आप देखे होंगे, हुक वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म और थ्रेड वर्म, ये 4 प्रकार के वर्म्स पेट में पाए जा सकते हैं। निदान का अवलोकन कर लेते हैं। जो हमेशा अजीर्ण अवस्था में रहते हो, मधुर अम्ल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करते हो, द्रव बाहुल्य, द्रव का ज़्यादा सेवन, अधिक पानी पीना, अधिक द्रव पदार्थ लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। पिष्ट में गुड़, व्यायाम बिल्कुल नहीं करना, दिवास्वाप, विरुद्ध आहार विहार का सेवन, इनके कारण ये उत्पत्ति होती है। लक्षणों में देखें तो ज्वर, विवणता, शूल, हृदय रोग, सदन, भ्रम, अरुचि, अतिसार और गुदकंड, ये लक्षण मिलते हैं। ज्वरो विवणता शूलम हृदरोगम सदनम भ्रमः भक्तद्वेषो अतिसार से संजात कृमि लक्षणम, ये लक्षण कृमि रोग में प्राप्त होते हैं। बाह्य कृमि के लक्षण कौन से हैं? तो जूं यदि पिपीलिका हो जाए तो कंडू, कोट और पीड़िकाएँ शरीर में हो जाते हैं। अब आइए कुछ लक्षण समझ लेते हैं। यदि हुक वर्म है, हुक वर्म से आप ग्रसित हैं तो इसमें रक्तक्षय, हीमोग्लोबिन कमी, हृदय प्रदेश में शूल, श्वासकृच्छ और विवरणता लक्षण मिलते हैं। राउंड वर्म यदि ग्रसित है, प्रायः बच्चों को होते हैं राउंड वर्म, इसमें ज्वर, सोते समय दांत बजना आदि ऐसे लक्षण बच्चों में पाते हैं। गुदकंडू भी इसमें मिलता है। थ्रेड वर्म ये छोटे कृमि हैं जो के लगभग आधा प्रमाण के होते हैं और इसके आक्रांत होने से बच्चों में रात्रि में गुदमार्ग से निकलते हैं। गुदकंडू होती है, कभी कभी प्रवाहिका, गुदभ्रंश, शय्यामूत्र और प्रतिश्याय के लक्षण भी प्राप्त हो सकते हैं।
इस तरीके से ये हुक वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म और थ्रेड वर्म, ये 4 प्रकार के वर्म्स प्रत्यक्षतः हमको पेशेंट में प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सुंदर है और सारे रोगों में इसको एप्लीकेबल है। अपकर्षणम एवादौ कृमीणाम भेषजम स्मृतम ततो विघाता प्रकृते निदानस्य वर्जनम एतावद संशोधनम कार्यम। इन्हीं को हम जो है शोधन, शमन और निदान परिवर्जन ऐसा नाम दे सकते हैं। अपकर्षणम एवादौ कृमीणाम भेषजम स्मृतम ततो विघाता प्रकृते निदानस्य वर्जनम। तो यहाँ अपकर्षण, अपकर्षण का मतलब शोधन करना, और प्रत्यक्षता भी पकड़ के टेप वर्म जैसे बड़े बड़े होते हैं उनको हाथ से भी निकाला जा सकता है। राजस्थान में वर्म्स की ज़्यादा शिकायत है, पैरों से घुस जाते हैं तो उनको हाथ से निकाला जाता है। लेकिन अगर इसका अर्थ लिया जाए, अपकर्षण का मतलब है संशोधन, वमन, विरेचन और वस्ती। प्रकृति विघात, प्रकृति विघात माने क्योंकि जो वर्म्स पैदा होते हैं वो गुड़ है, मधुर से मधुर चीज़ों से ज़्यादा पैदा होते हैं, तो उसके विपरीत वातावरण तैयार करना, उष्ण तीक्ष्ण औषधियाँ देना, ये प्रकृति विघात है। और निदान परिवर्जन, ये तो आप मालूम ही है आप सबको कि निदान का परिवर्जन बहुत ही आवश्यक है। ये 3 प्रकार का यहाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया है। तो अपकर्षण को शोधन कह सकते हैं, प्रकृति विघात को संशमन कह सकते हैं, और निदान परिवर्जन आप समझते ही हैं। तो यहाँ शोधन कराएं। सबसे पहले शोधन कराने के लिए आपको निश्चित रूप से आभ्यंतर स्नेहपान कराना पड़ेगा, और आभ्यंतर स्नेहपान करने के लिए विडंग और त्रिकटु से घृत को सिद्ध कर लीजिए। विडंग और त्रिकटु से घृत को पाक कर लीजिए और इसका आभ्यंतर स्नेहपान वमनार्थ कराएं। जब सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाए तब वमन कराएं। और वमन कल्प के रूप में पिपली, वाय विडंग, पिपली और वाय, पिपली आप 30 ग्राम ले लें, वाय विडंग 30 ग्राम, 100 ml इसका काढ़ा बना लें। और इस काढ़े में आप एरन तैल मिला दें। सॉरी, वमन कराना है। वमन में पिपली विडंग का काढ़ा 100 ml और उसमें 12 ग्राम मदन फल पिपली डाल के रात्रि को रख दें। प्रातःकाल उसको मसलें छाने और उसमें शहद 20 ग्राम और सेंधो 2.5 ग्राम मिला करके वमन करा दें। फिर वमन के 15वें दिन विरेचन कराना है। तो विरेचन में भी वही आभ्यंतर स्नेहपान, त्रिकटु और वाय विडंग से सिद्धित घृत, इसका आभ्यंतर स्नेहपान कराएं। और आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात फिर विरेचन द्रव्य दें। और ऐसा योजना बनाएं कि वमन के 15वें दिन विरेचन आए। इसमें विरेचन कल्प के रूप में निशोथ 30 ग्राम्स, विडंग 30 ग्राम्स और पलास 30 ग्राम, इनका 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचनार्थ दें। इससे बहुत अच्छा विरेचन होगा, पेशेंट को भी तत्काल आराम प्राप्त होना चालू हो जाता है। इसमें वस्ती चिकित्सा बहुत ही लाभप्रद है। वस्ती चिकित्सा, वस्ती से अगर आप एक कोर्स आप 11 दिन का, 15 दिन का, 16 दिन का करा दीजिए तो पुनः कृमि की उत्पत्ति नहीं होती है। निरुवस्ती के रूप में मदन फल, पिपली, विडंग, सहीजन, सरसम। फिर से बोलता हूँ, मदन फल, पिपली, विडंग, सहीजन और सरसम, इनकी उपयुक्त मात्रा। और उपयुक्त मात्रा मैंने बताई आपको कि आपको चतुर्थांश लेना है तो ये लगभग मुझे लगता है 30 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, तब ये करीब 150 ग्राम हो जाएगा। और इसमें 1200 ml पानी डाल दें, 300 ml शेष रहने तक पका लें। फिर इसमें निम्ब तैल 50 ml और सेंधो 5 ग्राम मिला करके इसकी वस्ती देवें। बहुत ही उपयोगी वस्ती है। एक और मैं योग बताता हूँ वस्ती के लिए। विडंग, त्रिफला, शिग्रु, मदन फल, मोथा, दंती मूल और पिपली। फिर से बोलता हूँ मैं, विडंग, त्रिफला, शिग्रु, मदन फल, मोथा, दंती मूल और पिपली, ये प्रत्येक 20-20 ग्राम लेकर के टोटल 150 ग्राम, 1200 ml पानी, 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए। और इसमें निम्ब तैल और सेंधो डाल करके, निम्ब तैल 50 ml, सेंधो 5 ग्राम डाल करके वस्ती दें। ये बहुत ही उपयोगी वस्तियाँ हैं, इनका प्रयोग आप निश्चित रूप से करें। किसी भी प्रकार का वर्म यदि होगा तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा।
आवश्यकता अनुसार अनुवासन वस्ती निम्ब तैल की देवें, या इन्हीं औषधियों से सिद्ध कर लें तैल को और उसकी वस्ती देवें। वस्ती 30 ml भोजन के बाद आप सेवन कराएं। आप अल्टरनेट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता न हो तो अनुवासन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अनुवासन एक प्रकार से स्नेह वस्ती है और स्नेह से कृमियों की वृद्धि हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर आप निरूह वस्ती देवें। प्रारंभ में एक अनुवासन दे दें, लास्ट में एक अनुवासन दे दें। शमन चिकित्सा के रूप में मुस्तादिक्वाथ बहुत ही उपयोगी है। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पका लीजिए। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम खाली पेट में देना है। आसोरिस्ट में विडंगारिस्ट 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। इसके अलावा एक चूर्ण है विडंग और पलास बीज चूर्ण। विडंग पलास 5-5 ग्राम दोनों को ले लें, विडंग और पलास बीज, और इसको गुड़ में मिला करके सेवन कराएं। बच्चे हों तो थोड़ा 2 ग्राम की मात्रा 2 ग्राम की मात्रा गुड़ में मिला करके रोगी पेशेंट को खिला सकते हैं, और ये इससे तत्काल आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। अवलेह भी आता है इसका बच्चों के लिए। विडंगा अवलेह का सेवन कराएं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे लोग काढ़ा का सेवन नहीं कर पाएंगे, चूर्ण भी नहीं ले पाएंगे, तो उसके लिए विडंगा अवलेह का सेवन करा सकते हैं। अजमोद आदि चूर्ण, ये भी बहुत उपयोगी चूर्ण है। 5-5 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा चिरायता निम्ब दोनों मात्रा में 2.5 ग्राम ले लें। चिरायता 2.5 ग्राम और निम्ब चूर्ण 2.5 ग्राम दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। अगर थोड़ा ज्वर हो, क्योंकि ज्वर एक लक्षण होता है कृमि रोग में, तो ऐसी अवस्था में संजीवनी बटी का सेवन आप कराएं। अब यदि राउंड वर्म का इन्फेक्शन है तो उसमें पलास बीज बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो पलास बीज 5 ग्राम दिन में 2 बार दें। बच्चों में देना है तो गुड़ में मिला करके इसको दे सकते हैं। और यदि टेप वर्म का इन्फेक्शन हो तो इसमें कंपेलक और दाडिमा चूर्ण, कंपेलक और दाडिम चूर्ण, कंपेलक 200 मिलीग्राम, दाडिम चूर्ण 5 ग्राम, दोनों को मिला करके सेवन कराएं। टेप वर्म 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा। थ्रेड वर्म में चिरायता और नींबू चूर्ण, चिरायता 2.5 ग्राम, नींबू चूर्ण 2.5 ग्राम, दिन में 2 बार इसका सेवन करें। गुड़ के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक इसमें क्वाथ है जो बहुत उपयोगी है, इसका मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। इसमें अपामार्ग, चिरायता, निशोथ, आंवला और हरड़ बहेड़ा यानी त्रिफला। फिर से मैं बोलता हूँ, अपामार्ग, चिरायता, निशोथ और त्रिफला, इनको यौकुट कर लें बराबर मात्रा में और इसका काढ़ा का सेवन कराएं। ये कुछ मैंने अपने अनुभूति योग आपको बताए हैं, इनका प्रयोग आप करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वस्ती का लाभ बहुत ही अधिक है, इसका प्रयोग जरूर कराएं। साथ साथ में निदानम परिवर्जनम, जो पहले ही आपको हर रोग में बताते हैं कि जिस वजह से ये हुए हैं, कृमि रोग हुए हैं, उन कारणों को दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कुछ हेल्मेंथेसिस अर्थात कृमि रोग के बारे में चर्चा की। कल फिर इसी समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार आप सबको। जय आयुर्वेद।